हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आपके सामने, तो वो वीडियो के टॉपिक्स है कि रजिस्टर क्या होता है, देन रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का नोटेशन क्या है, उसका सिंबल क्या है, यूनिट क्या है, देन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, ओहम्स लॉ क्या है, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ ओहम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ इनिट सर्किट डायग्राम, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर की जो हमने डेफिनेशन डिफाइन की है, तो उसका एक्सप्लेनेशन करना है। देन हाउ टू आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर इन अ सर्किट, एंड हाउ टू डिज़ाइन वैल्यू ऑफ रजिस्टर फॉर अ सर्किट। अगर कोई सर्किट हमें बनाना है तो उसका रजिस्टर का वैल्यू डिज़ाइन करना है तो वो कैसे करना है। देन सबसे लास्ट में जब वैल्यू हमारी डिसाइड हो जाएगी रजिस्टर की, तो हमें पावर भी डिफाइन करनी पड़ेगी उसकी। पावर इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर कम वोल्टेज का अगर रजिस्टर हमने चूज़ कर लिया तो वो जल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली क्या है? रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच यूज टू लिमिट द करंट। मतलब कोई सर्किट है तो सर्किट में हमें करंट लिमिट करना है। कोई कोई कंपोनेंट है जिसको 10 एम्पेयर करंट लग रहा है और सर्किट हमारा 20 एम्पेयर दे पा रहा है, तो कोई रजिस्टर वहाँ पे डाल देना है कि जो 10 एम्पेयर करंट कम कर ले, जो कि सर्किट में खाली 10 एम्पेयर जाए। वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी सर्किट में कोई कंपोनेंट है उसको 5 वोल्ट लग रहा है और हमारे पास 10 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए कोई रेजिस्टेंस अब यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग पर्पज़। जब हमारे घरों में हीटर रहते हैं, तो वो हीटर मतलब क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है जो कि पानी गर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे नाइक्रोम नाइक्रोम का तार यूज़ किया रहता है जो कि हीटिंग मटेरियल है। ओके, देन रेजिस्टेंस क्या है? ये जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहती है, रजिस्टर की जो वैल्यू रहती है बेसिकली 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम आगे सीखेंगे कि ओम वगैरह क्या होता है। रजिस्टर का नोटेशन जो है वो आर से हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। देन उसका सिंबल जो है वो ऐसे दिखता है। उसके बाद में ओहम, ये ओहम का सिंबल है। ठीक है, बेसिकली ये एक रजिस्टर है। ओके, अगर ये रजिस्टर 2 ओहम का है, तो ये 2 मतलब इसका रेजिस्टेंस है और ये मतलब ये ओहम है, ये इसका यूनिट है। ओके, हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पे जाते हैं अभी। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? तो रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसको कंट्रोल करता है, उसको लिमिट करता है, उसको अपोज करता है, बोल सकते हैं हम। ये कैसे अपोज करता है तो ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम ओम्स लॉ समझ लेते हैं। ओम्स लॉ क्या है? इट सेट्स दैट वोल्टेज इन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब अगर कोई सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स है, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज जैसे बढ़ेगा या तो करंट जैसे बढ़ेगा वैसे वोल्टेज बढ़ने वाला है, या तो फिर करंट वोल्टेज जैसे बढ़ेगा वैसे करंट बढ़ने वाला है। मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V is directly proportional to I. The constant, to equalize it, is called as resistance. Okay. Ohm's law is also states that when voltage of 1 volt is applied to the circuit and current flowing through the circuit is 1 ampere, then resistance of that circuit will be 1 ohm. ये समझ लेते हैं ये बेसिकली ये क्या है। सी, अगर 10 वोल्ट का वोल्टेज हमने सर्किट में अप्लाई किया है और सर्किट से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हमें कैलकुलेट करनी है वो देखते हैं। जैसे कि ओम्स लॉ हमने देखा यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का इक्वेशन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ अगर हमें करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालेंगे हम? V डिवाइडेड बाय R। और सेम चीज़ अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? V डिवाइडेड बाय I। तो इस फॉर्मूला से जाते हैं हम। तो R इज इक्वल टू, ये R निकालने के लिए R इज इक्वल टू वोल्टेज 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ओके, तो ये 10 ओम का हमारा रजिस्टर आ गया जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी सेम डायग्राम है, खाली करंट की वैल्यू बढ़ गई। ओके, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वोल्टेज है हमारे पास 10 वोल्ट, एम्पियर है हमारे पास 2 एम्पियर। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट में एम्पियर चेंज होने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो गई। मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अगर बढ़ जाती है सर्किट में,
मतलब 5 से 10 हो गई, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। यही जो है वो रेजिस्टेंस की डिफिनेशन है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाता है। वही रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बोलती है कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहाँ पे प्रूव हो गई। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो सर्किट में करंट की मात्रा कम हो जाती है, और अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि कोई सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कोई सर्किट के लिए, ये हमारा एक कंपोनेंट है, यह इसे खाली 3 वोल्ट लगता है और 10 मिली एम्पेयर लगता है, पर हमारे पास तो 10 वोल्ट का सप्लाई है। तो हम इस सर्किट को कैसे देंगे? अगर डायरेक्टली 10 वोल्ट दे देंगे तो ये बस्ट हो जाएगा। ओके, तो हमें एक रेजिस्टेंस ऐड करना है यहाँ पे, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी कि इस सर्किट के लिए कौन सा रेजिस्टेंस सुटेबल रहेगा। जो कि अगर यहाँ पे 3 वोल्ट है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि 7 वोल्ट का हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कराना है। जो कि वीडियो के टॉपिक में रजिस्टर क्या है, बेसिकली मैंने बोला कि वो एक प्रॉपर्टी है उसकी कि रेजिस्टेंस ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो वोल्टेज कितना ड्रॉप करना है हमें? 7 वोल्ट। करंट इस चीज़ के लिए लग रहा है 10 एम्पियर, और ये दोनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, मतलब इस सर्किट से भी 10 एम्पियर ही जाने वाला है। तो हमें वोल्टेज मिल गया, हमें करंट मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ जो हमने डिफाइन किया, उस ओम्स लॉ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सो 7 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर। सो इसकी वैल्यू जो आ गई वो 700 ओम आ गई। ओके, बट ये यहाँ पे पूरा नहीं हो गया। अगर कोई रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो खाली रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना इतना नहीं रहता है। सर्किट में करंट भी फ्लो हो रहा है, सर्किट में वोल्टेज भी है, मतलब सर्किट में पावर भी इन्वॉल्व हो रही है। अगर कोई रेजिस्टेंस हमने चूज कर लिया कि 700 ओम का रजिस्टर है, हो गया, मतलब हमने रजिस्टर कौन सा भी उठा के वहाँ पे लगा दिया जो कि जिसका रेजिस्टेंस है वो 700 ओम है, पर हमने पावर के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं ली, कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाली, उस पावर रेटिंग का रजिस्टर वहाँ पे नहीं लगाया, तो वो रजिस्टर जल जाएगा कुछ दिनों में, या तो फिर 1-2 घंटे में भी जल सकता है। ठीक है, तो हम पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं रजिस्टर के लिए, वो कैलकुलेट करते हैं। सो मार्केट में जो इजीली अवेलेबल पावर रेटिंग के रजिस्टर है वो 1/4 वाट के है, 1/2 वाट के है, 1 वाट टू अप टू 5 वाट वो इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वही सर्किट है, 10 वोल्ट का सप्लाई है, रजिस्टर है 700 ओम का, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें वोल्टेज निकालना है, कितना वोट का हमें रजिस्टर लगाना है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू वी है। हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास करंट है, तो 7 वोल्ट इंटू 10 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 0.07 वाट का हमें रजिस्टर लगने वाला है। ये 0.07 वाट है, ऑब्वियसली ये 1/4 वाट से कम है, मतलब ये 0.25 होता है 1/4 वाट मतलब। तो हम यहाँ पे 700 ओम 1/4 वाट का रजिस्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का इस वीडियो का टॉपिक आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है रजिस्टर का, रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रजिस्टर जो है कैसे कैलकुलेट करना है सीरीज और पैरेलल सर्किट में, देन वाई सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, हमें जरूरत क्यों पड़ती है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करने की। उसके बाद में अगर हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करते हैं रजिस्टर्स का, तो उसका वोल्टेज पे और करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली हम पहले देखेंगे सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सो व्हेन सेकंड एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज शॉर्टेड विथ फर्स्ट एंड ऑफ द सेकंड रजिस्टर, देन इट इज अ सीरीज कनेक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये फर्स्ट एंड है फर्स्ट रजिस्टर का, ये सेकंड एंड है, तो ये सेकंड एंड फर्स्ट एंड को शॉर्टेड है सेकंड रजिस्टर की। ये R1 और R2 दो अलग अलग रजिस्टर्स है। तो ये और एक बात कि ये सीरीज सर्किट में जो पावर रहती है वो सेम रहती है। ठीक है, तो
इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अभी ये दो रजिस्टर हमने सीरीज में लगा दिए, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इसका रिजल्टेंट ऐसे आता है, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब दोनों के समेशन अगर करते हैं हम तो उसका रिजल्टेंट रजिस्टर में मिल जाता है। तो पैरेलल सर्किट क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है? वन फर्स्ट एंड ऑफ बोथ द रजिस्टर इज शॉर्टेड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो सेकंड एंड ऑफ द बोथ रजिस्टर इज शॉर्टेड विथ ईच अदर, इट इज अ पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, इसका जो फर्स्ट एंड है दोनों का ये एक दूसरे को शॉर्ट किया हुआ है, और इसका जो दूसरा एंड है दोनों का ये एक दूसरे को शॉर्ट किया हुआ है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन में जैसे कि यहाँ पे अगर कोई करंट आएगा आए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, यहाँ पे कोई आई R1 जाएगा, यहाँ पे आई R2 जाएगा, ठीक है। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो सर्किट की क्या हो रही है कि पावर रेटिंग बढ़ रही है। तो अगर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं रजिस्टर का, तो उसका पावर ऐड हो जाता है, मतलब अगर ये कोई क्वार्टर वाट का रजिस्टर है, ये भी क्वार्टर वाट का रजिस्टर है, तो इसकी जो पावर रेटिंग रिजल्टेंट पावर रेटिंग आ जाएगी, और पी रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू ये हाफ हो जाएगा, हाफ वाट का हो जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/R रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अभी हम देखते हैं कि अगर हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कर दिया तो वो सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि मैंने प्रीवियस पेज में जो फॉर्मूला बताया कि अगर से हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टर आता है वो दोनों के एडिशन आता है, मतलब जो दोनों का रेजिस्टेंस है उसके एडिशन आता है, तो उसका रेजिस्टेंस है वो 4 ओम हो गया। और इसकी जो पावर रेटिंग है, मान लो ये क्वार्टर वाट का है जैसे कि मैंने बताया, तो और ये क्वार्टर वाट का है, तो ये भी क्वार्टर वाट का ही रहेगा, इसका पावर रेटिंग सेम रहेगा। अभी ये वैसे ही एक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस दोनों का सेम था, ये तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसमें भी सेम टेक्निक अप्लाई होगी। इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा ये तीनों की एडिशन होगी और वो आएगा 16 ओम का, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, ये जो दो रजिस्टर थे सेम रेटिंग के, ये मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस आया था रिजल्टेंट वो 4 आया था, इस सर्किट में क्या होगा वो हम देखते हैं। तो 1/R रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 ओम आएगा। और अगर इसका जो पावर रेटिंग है वो 1/4 है और इसका भी 1/4 है, तो इसका दोनों का एडिशन होकर ये 1 ओम का हाफ वाट का रजिस्टर में मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यह अभी हमने 3 रजिस्टर जो है, ये 3 रजिस्टर हमने उठा के पैरेलल में लगा दिया, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा ये सर्किट का। तो ये सर्किट का जो रिजल्टेंट है वो 1 डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/7, ये रिजल्टेंट जो आएगा ये 1.55 ओम आएगा, जो कि यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में 16 ओम का आया था, यहाँ पे 1.55 ओम का आएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो अगर हमें बहुत ज़्यादा बड़ा रजिस्टर चाहिए और हमारे पास उतनी कैपेसिटी का रजिस्टर नहीं है, मान लो हमें कोई 4 ओम का रजिस्टर चाहिए जिसका पावर रेटिंग है क्वार्टर वाट, ठीक है, और हमारे पास 2 ओम का रजिस्टर है क्वार्टर वाट का, तो हम 4 ओम का रजिस्टर कैसे जनरेट करेंगे? तो हम 2 ओम के 2 रजिस्टर है जो कि सीरीज में लगा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 4 ओम क्वार्टर वाट का रजिस्टर। हम पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं? अगर जैसे कि मैंने बोला कि पैरेलल कनेक्शन करने से सर्किट की पावर बढ़ जाती है, ओके, पावर ऐड हो जाती है दो रजिस्टर की। तो हमें अगर 2 ओम का हाफ वाट का रजिस्टर चाहिए और हमारे पास अवेलेबल रजिस्टर जो है वो 4 ओम का क्वार्टर वाट का है, तो हम क्या करेंगे कि 2 रजिस्टर पैरेलल में कर देंगे, ठीक है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी और इसका रिजल्टेंट रजिस्टर जो आएगा, रेजिस्टेंस जो आएगा वो 2 ओम का आएगा और इसकी पावर जो हमें चाहिए थी वो मिल जाएगी, 2 ओम 1 हाफ वाट, 2 ओम हाफ वाट की हमें रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो गई। अभी अगर हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो इसका सर्किट पे कोई ना कोई असर तो होने वाला है। तो अब हम अभी देखते हैं कि जो हमारा 4th पॉइंट है कि अगर हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उसका सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वोल्टेज और करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो रहता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वो डिफरेंट रहता है, पर अगर हम सेम वैल्यू का रजिस्टर यूज करते हैं तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल हो जाता है अगर 2 रजिस्टर हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये जो सर्किट है ये 10 वोल्ट का सर्किट है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, रजिस्टर की वैल्यू डिफरेंट है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट रहेगा।
जैसे कि आपको पता है, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने करंट कैलकुलेट करना है इस सर्किट का पहले, ठीक है, तभी हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो ये जैसे कि ये पैरेलल सर्किट है, इसमें करंट सेम रहता है, तो हम ये इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि 5 ओम आएगा, और I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो हमें करंट मिल गया सर्किट का 2 एम्पियर, जो कि सेम रहेगा 2 एम्पियर, जो कि दोनों रेजिस्टेंस के बीच में से रहेगा। तो हमें एम्पियर मिल गया। अभी हम इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा, तो वी आर वन इज इक्वल टू करंट जो सेम है और रेजिस्टेंस वी आर वन। सो 2 एम्पियर ऑफ करंट इंटू 2 ओम ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सो ये रजिस्टर के अक्रॉस में 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, और ये रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 2 एम्पियर इंटू 3 ओम इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और ये 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, जो कि टोटल वोल्टेज है, ठीक है। तो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज है, ओके। अभी और जो करंट है वो सेम है। अभी पैरेलल कनेक्शन में हम देखते हैं कि वोल्टेज और करंट का क्या होता है। जैसे कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो 10 वोल्ट हमने अप्लाई किया है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर हम गौर से देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो दोनों रजिस्टर के एक एंड को शॉर्ट किया हुआ है, और ये निगेटिव टर्मिनल जो है ये दोनों के दूसरे टर्मिनल को शॉर्ट किया हुआ है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 10 वोल्ट का रजिस्टर है, ये इसके भी अक्रॉस में सेम है और ये इसके भी अक्रॉस में सेम है। मतलब पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो रहता है वो सेम रहता है हर रजिस्टर के अक्रॉस में। खाली इतना फर्क रहता है कि उसमें करंट जो है वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है। अगर ये रिजल्टेंट करंट आ है तो इसमें से जो करंट जाएगा वो, जो कि यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे कुछ कनेक्ट जाने वाला, जैसे कि अगर कोई पानी की पाइपलाइन है, यहाँ पे पानी आ रहा है, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि खाली यहाँ पे जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई बंद कर देता है सप्लाई, अगर यहाँ पे कोई स्विच लगा देता है, तो ये यहाँ पे नहीं जा सकता, पर यहाँ जा सकता है। पर यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, और ये अलाउबल रेजिस्टेंस है जो करंट को अलाउ कर रहा है, जो कि 2 ओम का है और 3 ओम का है। तो यहाँ पे से भी करंट जाएगा या यहाँ पे से भी करंट जाएगा। सो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे से करंट कितना जाएगा। सो वी आर वन, जैसे कि हमें पता है कि ये वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है, और इसका भी वोल्टेज 10 वोल्ट है। सो करंट देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और आई आर टू 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3.33 एम्पियर। सो ये जो करंट है टोटल, अगर हमने समेशन की, ये 8.33 एम्पियर आएगा, जो कि रिजल्टेंट करंट आएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू दोस्तों। आपका आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है। सो ये टॉपिक्स है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले तो हम देखेंगे कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, उसके बाद में लाइन फेज वोल्टेज क्या होता है, देन लाइन फेज करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या है, लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशन क्या है, और सबसे लास्ट में स्टार और डेल्टा कनेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी, ये 3 अलग अलग लोड है, ओके। सेम भी हो सकते हैं अगर 3 फेज बैलेंस सिस्टम है। तो ये फर्स्ट ए बी सी है, ये ए लोड का फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल, ये फर्स्ट सेकंड, वैसे ही फर्स्ट सेकंड, ये तीनों का टर्मिनल मैंने इसके लिए यहाँ पे नोटेशन दिया ताकि आगे वीडियो में आपको बताने वाला हो कि इसका कनेक्शन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू नंबर। सो ये जो लोड है ये कौन सा भी रह सकता है, ये रजिस्टिव लोड से रह सकता है प्योर, जो कि जनरली हम लोड बैंक में यूज़ करते हैं, कॉलेज में आपने यूज़ किया होगा। फैक्ट्री में हम लोड टेस्ट करने के लिए रेजिस्टिव लोड यूज़ करते हैं। ये आरएल लोड रह सकता है जो कि मोटर्स वगैरह में रहता है, ट्रांसफार्मर में रह सकता है। बेसिकली वाइंडिंग जो रहती है, लोड नहीं बोल सकते उसको, पर वो स्टार कनेक्टर डेल्टा कनेक्टर वाइंडिंग के लिए इंडक्टर यूज़ करते हैं। ओके, सो देखते हैं अभी कि स्टार कनेक्शन क्या होता है बेसिकली। सो अगर ये 3 लोड है, इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है इसको आर कनेक्शन दिया जाए, आर फेज दिया जाए। ये जो सेकंड लोड का जो फर्स्ट टर्मिनल है इसे वाई कनेक्शन दिया जाए, ओके, वाई कनेक्शन दिया जाए। और ये जो थर्ड लोड है उसको फर्स्ट कनेक्शन को बी सप्लाई दिया जाए, बी फेज दिया जाए, और ये तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट किए जाए कॉमन पॉइंट करने के लिए। तो ये बन गया अपना स्टार कनेक्शन।
और ये जो कॉमन पॉइंट है इसे न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल में से अगर बैलेंस सिस्टम है तो न्यूट्रल में से जाने वाला करंट हमेशा जीरो रहता है। ये करंट जीरो क्यों रहता है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, ताकि इस टॉपिक पे आपके लिए मैं एक वीडियो बना सकूं। ओके, अभी जो न्यूट्रल कॉमन पॉइंट है और न्यूट्रल में से जाने वाला करंट जीरो रहता है, और ये स्टार कनेक्शन मतलब एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम है जिसमें आर वाई बी और एन रहता है। ओके, अभी हम डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन क्या है, और ये पहला वाला लोड है तो इसका जो सेकंड टर्मिनल है इसके ये सेकंड वाले के फर्स्ट में शॉर्ट होता है। ओके, ये जो फर्स्ट लोड है इसका जो सेकंड टर्मिनल है ये सेकंड लोड के फर्स्ट टर्मिनल में शॉर्ट किया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला इसका सेकंड टर्मिनल फर्स्ट में शॉर्ट है, वैसे ही ये सेकंड लोड जो है इसका सेकंड टर्मिनल थर्ड लोड के फर्स्ट टर्मिनल में शॉर्ट है। देखो, ये जो सेकंड लोड है उसका जो सेकंड टर्मिनल है ये थर्ड लोड के फर्स्ट टर्मिनल में शॉर्ट है। ओके, और ये जो थर्ड लोड का जो सेकंड टर्मिनल है वो शॉर्ट है फर्स्ट लोड के फर्स्ट टर्मिनल को। ओके, सो ये थर्ड लोड का सेकंड टर्मिनल फर्स्ट लोड के फर्स्ट टर्मिनल को शॉर्ट है। ओके, और ये जो डेल्टा कनेक्टर सिस्टम है इसका सिंबल ऐसा है, स्टार कनेक्शन का सिंबल ऐसा बोलते हैं, ऐसा है। इसे वाई कनेक्शन भी बोल सकते हैं। और ये जो डेल्टा कनेक्टर सिस्टम है ये इसमें खाली ये खाली 3 वायर सिस्टम है, इसमें खाली आर वाई भी रहता है। ओके, अगर आपको प्रैक्टिकल ये चीज़ समझना है तो मैंने आपके लिए ये 3 रजिस्टर का सर्किट बनाया है, इसे आप जो स्टार कनेक्शन समझ सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया खाली। ओके, और सिमिलर मैंने डेल्टा कनेक्शन के लिए भी बनाया है। अगर आपको डेल्टा कनेक्शन प्रैक्टिकली समझना है तो आप इस सर्किट को देखिए, ताकि आपको ठीक से समझ आएगा कि ये कनेक्शन कैसा किया रहता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है। ओके, सो मैंने एक स्टार कनेक्शन ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी लोड। अभी बेसिकली लाइन वोल्टेज क्या रहता है, तो ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन टू फेजेस, वोल्टेज इन बिटवीन आर वाई। यहाँ पे जो मैंने कंसिडर किया है ये मतलब डेफिनेशन ये कहती है कि कोई 2 फेज में आर वाई हो गया, वाई बी हो गया, तो फिर बी आर हो गया, ये किसी भी 2 वोल्टेज के बीच में जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज होगा। अभी यहाँ पे वी आर वाई, ये आर वाई क्या है, क्रॉस में जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। ओके, और फेज वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड कनेक्टेड टू आर फेज। यहाँ पे आर फेज मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, इसके लिए मैंने आर लिखा है। अभी कोई एक जो लोड है, जो मैंने बोला कि एबीसी मेरे लोड है, तो ये लोड क्या है क्रॉस में, यहाँ पे और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो फेज वोल्टेज आएगा। ओके, यहाँ पे ये दो टर्मिनल के बीच में जो है वो लाइन वोल्टेज है, और ये 2 टर्मिनल के बीच में जो है वो फेज वोल्टेज है। मतलब यहाँ पे स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल नहीं है, और ये इसका रिलेशन क्या है कि VL लाइन वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन इज √3 टाइम्स वी फेज। ओके, अभी हम डेल्टा कनेक्शन में देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में जो रूल मैंने जो डेफिनेशन बताई वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो डेल्टा कनेक्शन में ये आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज है VRY, और जो लोड है लोड के टर्मिनल भी यही पे है। यहाँ पे RY के टर्मिनल अलग थे, यहाँ पे जो फेज के टर्मिनल है वो भी अलग थे इससे, तो इसमें दोनों टर्मिनल सेम ही है। तो इसमें डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, जो VRY है ये VR के इक्वल है। सो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज है। ओके, अभी हम लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशन देखते हैं, उसका इक्वेशन देखते हैं बेसिकली क्या रहता है वो। सो अभी स्टार कनेक्शन मैंने ड्रॉ कर लिया है फिर से, और ये करंट जा रहा है, वो बेसिकली लाइन करंट और फेज करंट क्या है। सो जो फेज में से करंट आता है वो भले ही आर फेज में से आए, या वाई फेज में से आए, या बी फेज में से आए, अंदर की साइड लोड की साइड, तो वो हो गया लाइन करंट। और वही अगर जो लोड है लोड के बीच में से जाए, तो वो हो गया अपना फेज करंट। ओके, टुवर्ड्स द कॉमन पॉइंट इस सर्किट में। तो यहाँ पे जो है ये सेम ही है, तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट है इज इक्वल टू फेज करंट है, ये हमें मिल गया। अभी डेल्टा कनेक्शन में देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में ये आर में रेफरेंस के लिए माना हूँ, तो ये आर फेज में से करंट जा रहा है IR। ओके, यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे ब्रांच है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ,
अगर कोई ब्रांच है बीच में तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये करंट और ये फेज में से जाने वाला करंट ये वाले फेज में से ये इक्वल नहीं है। सो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट है आई एल इज नॉट इक्वल टू आई फेज। ओके, सो इसका रिलेशन ये है कि लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट डेल्टा कनेक्शन में। तो हमें चारों रिलेशन मिल गए कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है √3 टाइम्स फेज वोल्टेज है और जो लाइन करंट है वो इक्वल है स्टार कनेक्शन में इक्वल टू फेज करंट। एंड डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है इज इक्वल टू फेज वोल्टेज और जो लाइन करंट है इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन। अभी हम देखते हैं कि हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों मतलब किस चीज़ के लिए ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन करते हैं, हम किसी एक पे रुक क्यों नहीं जाते। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में जो सप्लाई आता है तो वो सिंगल पेज का आता है। किसी के घर में अगर 3 पेज का सप्लाई भी होगा तो वो 3 पेज 4 वायर रहता है, RYBN रहता है। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए जनरली RY भी लगता है, पर इंडस्ट्री में भी कोई फैन ट्यूबलाइट ये ऐसे लोड रहते हैं तो उसके लिए भी 3 पेज 4 वायर लगता ही है। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर जो रहते हैं तो ट्रांसफार्मर अपने पास 4 टाइप के रहते हैं। बेसिकली मैं ट्रांसफार्मर को रेफरेंस में लेके ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ट्रांसफार्मर 4 तरह के रहते हैं। डेल्टा डेल्टा जो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा, प्राइमरी डेल्टा, सेकेंडरी स्टार, प्राइमरी स्टार, सेकेंडरी डेल्टा और दोनों वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी स्टार। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये कैसा रहता है कि जनरेशन प्लांट जो रहता है तो जनरेशन पावर जनरेट करने वाली जो मोटर रहती है जनरेशन प्लांट पे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो या थर्मल पावर प्लांट हो, तो वहाँ पे जो मोटर रहती है, जो सिंक्रोनस मोटर रहती है, वो 11 kV का जनरली वोल्टेज देती है जो पावर जनरेट करती है। तो वोल्टेज जनरली 11 kV का रहता है। तो वहाँ पे हमें हमारा घर तो बहुत दूर है वो जनरेशन सिस्टम से, वो 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर भी हो सकता है। तो उस डिस्टेंस में हम अगर 11 kV का वोल्टेज अगर ट्रांसमिट करें ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू तो हमारा करंट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। और अगर 440 करें तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो 440 हमारे घर के लिए लगता है तो वो अगर वोल्टेज से हम डिस्ट्रीब्यूट करें पावर तो हमारा करंट बहुत बढ़ जाएगा। और करंट बढ़ने की वजह से हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी और हीटिंग ज़्यादा होने की वजह से पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए हमें वोल्टेज स्टेप अप करना पड़ता है। तो जनरली हम स्टेप अप वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो 240 वोल्ट हो सकता है, 400 kV हो सकता है। ओके, तो उस रेंज में हम वोल्टेज स्टेप अप करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करते हैं। और ये जनरेशन प्लांट के लिए जनरली डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में जनरली RY भी ट्रांसमिट होता है, न्यूट्रल कहीं पे होता नहीं है। और अगर फीडर की बात करूँ तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन से जो सप्लाई आ रहा है 240 किलोवाट का, तो किलो वोल्ट का, तो ये हमें ये घर में तो दे नहीं सकते अपने, तो ये हमें लो लेवल पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो कि डेल्टा डेल्टा रहता है। ओके, सो और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जो हमारे घर में जो सप्लाई जाता है, तो आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन रहते हैं घर के पास में, और घर के पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रहता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, जो फीडर से जो वोल्टेज आता है 11 kV, तो ये डेल्टा टू स्टार रहता है जो कि हमें 440 वोल्ट RYBN देता है स्टार कनेक्टेड। तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है ये RYBN आता है। सो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हमें डेल्टा से स्टार करने की क्या ज़रूरत है, स्टार से डेल्टा करने की क्या ज़रूरत है, और ये दोनों स्टार और डेल्टा की क्या ज़रूरत है भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है। सो ये टॉपिक्स है ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले तो हम देखेंगे कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, उसके बाद में लाइन फेज वोल्टेज क्या होता है, देन लाइन फेज करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या है, लाइन करंट और
फेज करंट के बीच में रिलेशन क्या है, और सबसे लास्ट में स्टार और डेल्टा कनेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी, ये 3 अलग अलग लोड है। ओके, सेम भी हो सकते हैं अगर 3 फेज बैलेंस सिस्टम है तो। ये फर्स्ट ए बी सी है, ये ए लोड का फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल, ये फर्स्ट सेकंड, वैसे ही फर्स्ट सेकंड, ये तीनों का टर्मिनल मैंने इसके लिए यहाँ पे नोटेशन दिया ताकि आगे वीडियो में आपको बताने वाला हो कि इसका कनेक्शन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू नंबर। सो ये जो लोड है ये कौन सा भी रह सकता है, ये रजिस्टिव लोड से रह सकता है प्योर, जो कि जनरली हम लोड बैंक में यूज़ करते हैं, कॉलेज में आपने यूज़ किया होगा। फैक्ट्री में हम लोड टेस्ट करने के लिए रजिस्टिव लोड यूज़ करते हैं। ये आरएल लोड रह सकता है जो कि मोटर्स वगैरह में रहता है, ट्रांसफार्मर में रह सकता है, बेसिकली वाइंडिंग जो रहती है, लोड नहीं बोल सकते उसको, पर वो स्टार कनेक्टर डेल्टा कनेक्टर वाइंडिंग के लिए इंडक्टर यूज़ करते हैं। ओके, सो देखते हैं अभी कि स्टार कनेक्शन क्या होता है बेसिकली। सो अगर ये 3 लोड है, इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है इसको आर कनेक्शन दिया जाए, आर फेज दिया जाए, ये जो फर्स्ट सेकंड लोड का जो फर्स्ट टर्मिनल है इसे वाई कनेक्शन दिया जाए। ओके, वाई कनेक्शन दिया जाए, और ये जो थर्ड लोड है उसको फर्स्ट कनेक्शन को बी सप्लाई दिया जाए, बी फेज दिया जाए, और ये तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट किए जाए कॉमन पॉइंट करने के लिए। तो ये बन गया अपना स्टार कनेक्शन, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसे न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल में से अगर बैलेंस सिस्टम है तो न्यूट्रल में से जाने वाला करंट हमेशा जीरो रहता है। ये करंट जीरो क्यों रहता है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में मुझे बताएं ताकि इस टॉपिक पे आपके लिए मैं एक वीडियो बना सकूं। ओके, अभी जो न्यूट्रल कॉमन पॉइंट है और न्यूट्रल में से जाने वाला करंट जीरो रहता है, और ये स्टार कनेक्शन मतलब एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम है जिसमें आर वाई बी और एन रहता है। ओके, अभी हम डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन क्या है, और ये पहला वाला लोड है तो इसका जो सेकंड टर्मिनल है इसके ये सेकंड वाले के फर्स्ट में शॉर्ट होता है। ओके, ये जो फर्स्ट लोड है इसका जो सेकंड टर्मिनल है ये सेकंड लोड के फर्स्ट टर्मिनल में शॉर्ट किया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला इसका सेकंड टर्मिनल फर्स्ट में शॉर्ट है, वैसे ही ये सेकंड लोड जो है इसका सेकंड टर्मिनल थर्ड लोड के फर्स्ट टर्मिनल में शॉर्ट है। देखो, ये जो सेकंड लोड है उसका जो सेकंड टर्मिनल है ये थर्ड लोड के फर्स्ट टर्मिनल में शॉर्ट है। ओके, और ये जो थर्ड लोड का जो सेकंड टर्मिनल है वो शॉर्ट है फर्स्ट लोड के फर्स्ट टर्मिनल को। ओके, सो ये थर्ड लोड का सेकंड टर्मिनल फर्स्ट लोड के फर्स्ट टर्मिनल को शॉर्ट है। ओके, और ये जो डेल्टा कनेक्टर सिस्टम है इसका सिंबल ऐसा है, स्टार कनेक्शन का सिंबल ऐसा बोलते हैं, ऐसा है, इसे वाई कनेक्शन भी बोल सकते हैं। और ये जो डेल्टा कनेक्टर सिस्टम है ये इसमें खाली ये खाली 3 वायर सिस्टम है, इसमें खाली आर वाई भी रहता है। ओके, अगर आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ समझना है तो मैंने आपके लिए ये 3 रजिस्टर का सर्किट बनाया है, ये से आप जो स्टार कनेक्शन समझ सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया खाली। ओके, और सिमिलर मैंने डेल्टा कनेक्शन के लिए भी बनाया है। अगर आपको डेल्टा कनेक्शन प्रैक्टिकली समझना है तो आप इस सर्किट को देखिए ताकि आपको ठीक से समझ आएगा कि ये कनेक्शन कैसा किया रहता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है। ओके, सो मैंने एक स्टार कनेक्शन ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी लोड। अभी बेसिकली लाइन वोल्टेज क्या रहता है तो ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन टू फेजेस, वोल्टेज इन बिटवीन आर वाई। यहाँ पे जो मैंने कंसिडर किया है ये मतलब डेफिनेशन ये कहती है कि कोई 2 फेज में आर वाई हो गया, वाई बी हो गया, तो फिर बी आर हो गया, ये किसी भी 2 वोल्टेज के बीच में जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज होगा। अभी यहाँ पे वी आर वाई, ये आर वाई के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। ओके, और फेज वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड कनेक्टेड टू आर फेज। यहाँ पे आर फेज मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, इसके लिए मैंने आर लिखा है। अभी कोई एक जो लोड है, जो मैंने बोला कि एबीसी मेरे लोड है, तो ये लोड के अक्रॉस में यहाँ पे और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो फेज वोल्टेज आएगा। ओके, यहाँ पे ये दो टर्मिनल के बीच में जो है वो लाइन वोल्टेज है, और ये 2 टर्मिनल के बीच में जो है वो फेज वोल्टेज है। मतलब यहाँ पे स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल नहीं है, और ये इसका रिलेशन क्या है कि वी एल लाइन वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन इज √3 टाइम्स वी फेज। ओके, अभी हम डेल्टा कनेक्शन में देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में जो रूल मैंने जो डेफिनेशन बताई वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके,
जो डेल्टा कनेक्शन में ये आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज है वी आर वाई, और जो लोड है लोड के टर्मिनल भी यही पे है। यहाँ पे आर वाई के टर्मिनल अलग थे, यहाँ पे आर जो फेज के टर्मिनल है वो भी अलग थे इससे, तो इसमें दोनों टर्मिनल सेम ही है। तो इसमें डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, जो वी आर वाई है ये वी आर के इक्वल है। सो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज है। ओके, अभी हम लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशन देखते हैं, उसका इक्वेशन देखते हैं बेसिकली क्या रहता है वो। सो अभी स्टार कनेक्शन मैंने ड्रॉ कर लिया है फिर से, और ये करंट जा रहा है, वो बेसिकली लाइन करंट और फेज करंट क्या है। सो जो फेज में से करंट आता है वो भले ही आर फेज में से आए या वाई फेज में से आए या बी फेज में से आए, अंदर की साइड लोड की साइड, तो वो हो गया लाइन करंट। और वही अगर जो लोड है लोड के बीच में से जाए तो वो हो गया अपना फेज करंट। ओके, टुवर्ड्स द कॉमन पॉइंट इस सर्किट में। तो यहाँ पे जो है ये सेम ही है, तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट है इज इक्वल टू फेज करंट है, ये हमें मिल गया। अभी डेल्टा कनेक्शन में देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में ये आर में रेफरेंस के लिए माना हूँ, तो ये आर फेज में से करंट जा रहा है आई आर। ओके, यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे ब्रांच है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अगर कोई ब्रांच है बीच में तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये करंट और ये फेज में से जाने वाला करंट ये वाले फेज में से ये इक्वल नहीं है। सो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट है आई एल इज नॉट इक्वल टू आई फेज। ओके, सो इसका रिलेशन ये है कि लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट डेल्टा कनेक्शन में। तो हमें चारों रिलेशन मिल गए कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है √3 टाइम्स फेज वोल्टेज है, और जो लाइन करंट है वो इक्वल है स्टार कनेक्शन में इक्वल टू फेज करंट। एंड डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, और जो लाइन करंट है इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन। अभी हम देखते हैं कि हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों मतलब किस चीज़ के लिए ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन करते हैं, हम किसी एक पे रुक के नहीं जाते। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में जो सप्लाई आता है तो वो सिंगल पेज का आता है। किसी के घर में अगर 3 पेज का सप्लाई भी होगा तो वो 3 पेज 4 वायर रहता है, RYBN रहता है। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए जनरली RY भी लगता है, पर इंडस्ट्री में भी कोई फैन ट्यूबलाइट ये ऐसे लोड रहते हैं तो उसके लिए भी 3 पेज 4 वायर लगता ही है। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर जो रहते हैं, तो ट्रांसफार्मर अपने पास 4 टाइप के रहते हैं। बेसिकली मैं ट्रांसफार्मर को रेफरेंस में लेके ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ट्रांसफार्मर 4 तरह के रहते हैं। डेल्टा जो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा, प्राइमरी डेल्टा, सेकेंडरी स्टार, प्राइमरी स्टार, सेकेंडरी डेल्टा, और दोनों वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी स्टार। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये कैसा रहता है कि जनरेशन प्लांट जो रहता है, तो जनरेशन पावर जनरेट करने वाली जो मोटर रहती है जनरेशन प्लांट पे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो या थर्मल पावर प्लांट हो, तो वहाँ पे जो मोटर रहती है, जो सिंक्रोनस मोटर रहती है, वो 11 kV का जनरली वोल्टेज देती है जो पावर जनरेट करती है। तो वोल्टेज जनरली 11 kV का रहता है। तो वहाँ पे हमें हमारा घर तो बहुत दूर है वो जनरेशन सिस्टम से, वो 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर पे हो सकता है। तो उस डिस्टेंस में हम अगर 11 kV का वोल्टेज अगर ट्रांसमिट करें ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो हमारा करंट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। और अगर 440 करें तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कि जो 440 हमारे घर के लिए लगता है, तो वो अगर वोल्टेज से हम डिस्ट्रीब्यूट करें पावर, तो हमारा करंट बहुत बढ़ जाएगा। और करंट बढ़ने की वजह से हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी, और हीटिंग ज़्यादा होने की वजह से पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए हमें वोल्टेज स्टेप अप करना पड़ता है। तो जनरली हम स्टेप अप वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो 240 वोल्ट हो सकता है, 400 kV हो सकता है। ओके, तो उस रेंज में हम वोल्टेज स्टेप अप करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करते हैं। और ये जनरेशन प्लांट के लिए जनरली डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में जनरली RY भी ट्रांसमिट होता है, न्यूट्रल कहीं पे होता नहीं है। और अगर फीडर की बात करूँ तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन से जो सप्लाई आ रहा है 240 किलोवाट का, तो किलो वोल्ट का,
तो ये हमें, ये घर में तो दे नहीं सकते अपने, तो ये हमें लो लेवल पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो कि डेल्टा डेल्टा रहता है। ओके, सो और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जो हमारे घर में जो सप्लाई जाता है, तो आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन रहते हैं घर के पास में, और घर के पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रहता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, और जो पीडब्ल्यू से जो वोल्टेज आता है 11 kV, तो ये डेल्टा टू स्टार रहता है, जो कि हमें 440 वोल्ट RYBN देता है, स्टार कनेक्टेड। तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है ये RYBN आता है। सो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हमें डेल्टा से स्टार करने की क्या ज़रूरत है, स्टार से डेल्टा करने की क्या ज़रूरत है, और ये दोनों स्टार और डेल्टा की क्या ज़रूरत है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले क्या है, देन ओवरलोड रिले कैसे वर्क करता है, देन बेनिफिट्स क्या है ओवरलोड रिले के, और एमसीबी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज ओवरलोड रिले? ओवरलोड रिले एक ऐसा रिले है कि जो थर्मल कट ऑफ पे काम करता है, थर्मल ऑन ऑफ, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। सो आपके घर में अगर कोई आयरन है जो थर्मल कट ऑफ पे काम करती है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जो राइज हो जाता है, तो उसके बाद में उसका सप्लाई कट हो जाता है, और जब वो टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो वो कॉन्टैक्ट जो है फिर से जुड़ जाते हैं, वो आयरन जो है वो फिर से पावर सप्लाई मिल जाता है उसको। ओके, सो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है। ये बेसिकली ये 3 इनपुट आ रहे हैं ग्रिड से, RYB ये इनपुट है, ये आउटपुट जा रहा है, यहाँ बीच में 3 कॉन्टैक्ट्स है। सो और ये जो है ये इसकी सेटिंग है रिले की। अगर हमारा लोड जो है 2 एम्पियर का है तो हम 2 एम्पियर की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर हम सेटिंग कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बताया कि थर्मल कट ऑफ पे काम करता है, तो जो हीट है, हीट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, तो जो मतलब जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये करंट के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। ओके, मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो ये हीट जो है इसके 2 टाइम्स बढ़ेगी। ओके, सो ये वर्क कैसे करता है ओवरलोड रिले जो है? सो व्हेन ओवर करंट पासेस फ्रॉम इट्स कॉन्टैक्ट्स, देन कॉन्टैक्ट गेट हीटेड एंड रिले गेट्स ऑपरेटेड। मतलब जब ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट से ओवर करंट जाता है, जो कि हमने वैल्यू सेट की हुई है, उसके अगर ज़्यादा मात्रा का करंट जाता है तो ये कॉन्टैक्ट हीट होंगे और ये अपने आप ओपन हो जाएंगे, ताकि जो सप्लाई है वो कट हो जाए। सो अगर मान लो कि यहाँ पे 5 एम्पियर का सेटिंग किया हुआ है और यहाँ पे से 6 एम्पियर है, 7 एम्पियर कुछ करंट जा रहा है, तो ये रिले इमीडिएटली ऑपरेट हो जाएगा। दूसरा जो बेनिफिट है वो, अगर कोई सिंगल पेजिंग होता है, सिंगल पेजिंग मतलब क्या कि फेज फेलियर, अगर सर्किट में फेज फेलियर होता है तो फेज फेलियर होने के कारण जो रिमेनिंग 2 पेजेस उसका भी वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो जाता है। और सर्किट का करीब करीब वोल्टेज आपको पता होगा कि जब कोई फेज जाता है तो घर के जो इक्विपमेंट्स है वो लो वोल्टेज पे मतलब चल नहीं पाते हैं, थोड़ा डीम चलते हैं। तो ये जो वोल्टेज है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है 230 240 वोल्ट को। तो इस कंडीशन को सिंगल पेजिंग भी बोलते हैं। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो जाता है, अगर कोई मोटर को उसके एक्चुअल रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज ना मिले, कम वोल्टेज मिले, तो वो ज़्यादा करंट लेती है। ओके, और ज़्यादा करंट ले रही है मतलब वो हीटिंग बहुत ज़्यादा करेगी। अगर मोटर हीट होंगी तो उसकी वाइंडिंग जल सकती है, उसकी वाइंडिंग से ज़्यादा करंट जाएगा। तो अगर वाइंडिंग कुछ 8-9 एम्पियर 10 एम्पियर से बनी हुई के लिए बनी हुई है, और अगर उससे 15-16 एम्पियर का ज़्यादा करंट जा रहा है तो वाइंडिंग जल सकती है। इसके लिए ये ओवरलोड रिले वहाँ पे यूज होता है, ताकि उसकी वाइंडिंग बच जाए, मोटर जलने से बच जाए। ओके, बेसिकली अभी बेनिफिट्स क्या है ओवरलोड रिले के। और एमसीबी भी ओवर करंट प्रोटेक्शन में, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में काम करता है। पर एमसीबी क्यों नहीं लगाते मोटर के लिए, अगर लगा ओवरलोड रिले क्यों लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या है। सो अगर ओवर करंट आता है सर्किट में तो एमसीबी ऑपरेट होगा और ओवरलोड रिले भी ऑपरेट होगा। पर जो ओवरलोड रिले है वो बहुत सेंसिटिवली वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि जो एमसीबी है, अगर 10 एम्पियर का करंट जा रहा है सर्किट में, तो एमसीबी जो है हम करें 10 एम्पियर का यूज़ नहीं करते, हम 16 एम्पियर का और 20 एम्पियर का यूज़ करते हैं। तो अगर सर्किट में 10 एम्पियर का करंट रेटिंग है सर्किट का, और हमने 16 या 20 एम्पियर का एमसीबी यूज़ किया, और ओवरलोड रिले हमने 10 एम्पियर सेटिंग किया हुआ है, तो एमसीबी में 16 एम्पियर या 20 एम्पियर के करीब करीब करंट जाएगा, तभी एमसीबी ट्रिप होगा। पर ओवरलोड रिले जो है,
अगर 11 एम्पेयर और 12 एम्पेयर का 1-2 एम्पेयर भी ज़्यादा करंट गया तो ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा। मतलब ये चीज़ बताती है कि ओवरलोड रिले कितना सेंसिटिव है। सेकंड, जब सिंगल पेजिंग मतलब कोई फेस फेलियर आता है सर्किट में, तो मोटर को ओवर करंट से बचाने के लिए सिंगल पेजिंग कंडीशन में एमसीबी प्रोटेक्शन करेगा, ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन करेगा, पर ओवरलोड रिले जो ऑब्वियसली मोर सेंसिटिव होगा एमसीबी से। तीसरी कंडीशन, तीसरा बेनिफिट कि जो ओवरलोड रिले है ये ऑटोमेटिकली रीसेट होता है। मतलब अगर उसके कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं ओवर होने की वजह से, ओवरलोड की वजह से, तो जब ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा या हीट मेंटेन हो जाएगी तब ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। पर एमसीबी वैसा नहीं करेगा। अगर एमसीबी ट्रिप हुआ है तो एमसीबी को ऑन करने के लिए हमें कोई आदमी को भेजना पड़ेगा वहाँ पे, या मैन्युअली उसको ऑन करना पड़ेगा, तभी वो ऑन होगा। ओवरलोड रिले की कंडीशन में ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और सर्किट अपना कंटिन्यू हो जाएगा अगर सभी कंडीशन ओके है तो। ओके, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और अगर ओवरलोड रिले के बारे में कोई डाउट्स होंगे आपको तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीके इलेक्ट्रिकल्स में। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल स्टार्टर। सो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हम इसमें क्लियर करने वाले हैं कि ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है, उसके बाद में ड्यूअल स्टार्टर में कंपोनेंट कौन सी यूज़ होती है इनसाइड, उसके बाद में ड्यूअल स्टार्टर का वर्किंग एप्लीकेशन क्या है। ओके, सो बिना रुके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ड्यूअल स्टार्टर क्या है? ड्यूअल स्टार्टर का लॉन्ग फॉर्म जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इट इज़ अ स्टार्टर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग अ मोटर। ओके, सो ड्यूअल स्टार्टर जो है बेसिकली कि अगर हमें पता है कि स्टार्टर की यूज़ होता है मोटर में, तो हमें ये पता रहता है कि मोटर जो है ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेती है। तो मोटर के लिए स्टार्टर अगर यूज़ होता है तो वो करंट लिमिट करने के लिए या फिर स्टार्टिंग सर्ज जो है वो एलिमिनेट करने के लिए स्टार्टर यूज़ होता है, ऐसा मानना रहता है लोगों का। पर ड्यूअल स्टार्टर जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। ड्यूअल स्टार्टर बेसिकली तो छोटी कैपेसिटी के मोटर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करते हैं ड्यूअल स्टार्टर, और ये 5 HP की मोटर से लेस रेटिंग की मोटर को ड्यूअल स्टार्टर यूज़ होता है। ओके, सो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ड्यूअल स्टार्टर जो है ये एक करंट लिमिटिंग स्टार्टर नहीं है, करंट को लेस नहीं करता है, इनरश करंट को। ओके, पर इसे यूज़ क्यों करते हैं तो हम देखते हैं आगे के वीडियो में। सो ड्यूअल स्टार्टर में कौन से कंपोनेंट रहते हैं? एक तो ओवरलोड रिले लगा होता है, उसके बाद में कॉन्टैक्टर लगा होता है जिसे कॉइल वगैरह रहता है, और उसके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, जैसे कॉइल के हिसाब से वो कॉइल को जैसे एनर्जाइज करेंगे वैसे वो कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट होंगे। ओके, 2 पुश बटन रहते हैं कॉन्टैक्ट जो स्टार्टर है उसे ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि जो ड्यूअल स्टार्टर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। तो ये स्टार्टिंग में एक ओएलआर लगा होता है जिसे हम ओवरलोड रिले बोलते हैं, और थर्मल ओवरलोड रिले भी बोल सकते हैं। और बाद में ये कॉन्टैक्टर का पोर्शन है, ये चार जो कॉन्टैक्ट्स है, ये और ये मैग्नेट और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये कॉन्टैक्टर है एक, ये 2 पुश बटन है, ये नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्लोज। ओके, सो ओवरलोड रिले जनरली यूज होता है कि मोटर अगर ओवर करंट में जाती है, अगर कोई मोटर का एक वाइंडिंग जल गया है और मोटर की वो एक वाइंडिंग जलने से सिंगल पेजिंग हो जाता है, सिंगल पेजिंग होने की वजह से मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेती है, और अगर बहुत ज़्यादा करंट लेती है तो उसकी वाइंडिंग जल सकती है, जो कि मतलब अगर मोटर की वाइंडिंग 10 एम्पेयर के लिए बनी हुई है और उस मोटर से 15-20 एम्पेयर का करंट जा रहा है तो मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। तो मोटर की वाइंडिंग ना जले, जो कि एक वाइंडिंग ओपन हुई है, तो उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी वो बहुत कम आएगी। अगर पूरी की पूरी वाइंडिंग जल जाती है तो बहुत मतलब बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में ये ओवरलोड रिले क्या करता है कि ये करंट को सेंस करता है, और अगर करंट ज़्यादा जा रहा है, रेटिंग सेट करनी रहती है, अगर रेटिंग से बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है तो ये कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाएंगे। ओके, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल गया ओवरलोड रिले से। और दूसरी बात, अगर मोटर को कोई एक फेज या 2 फेज मिल नहीं रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर ट्रांसफार्मर से कोई 2 फेज नहीं आ रहा तो वोल्टेज बहुत कम हो जाता है। अगर वोल्टेज कम होता है तो मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेती है, और करंट लेने से क्या होगा कि वाइंडिंग फिर से जल सकती है। तो वाइंडिंग ना जले इसके लिए ये जो ओवरलोड रिले है ये कट ऑफ हो जाएगा थर्मली, ये थर्मल कट ऑफ डिवाइस है। ओके, तो अभी देखते हैं कि आगे का सर्किट कैसे वर्क करता है। ये टोटल 8 कॉन्टैक्ट्स है। ये जो प्लेट है, ये प्लेट अगर इस साइड में आएगी तो ये दोनों पॉइंट ज्वाइन होंगे, वैसे ही चारों पॉइंट्स का।
तो ये कॉइल है, ये कॉइल को जब सप्लाई मिलेगा तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चिप है ये अट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जब ये चिप यहाँ पे आएगी तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, सो अभी ये जो वाई पॉइंट है, वाई फेज है, ये वाई फेज से यहाँ पे सप्लाई आ रहा है ये कॉइल के बी पॉइंट पे, मतलब ये परमानेंट एक सप्लाई हो गया कॉइल के बी टर्मिनल पे। अभी ये कॉइल का जो ए टर्मिनल है इसको सप्लाई कहाँ से मिल रहा है? अभी ये बी पॉइंट है, बी फेज का ये पॉइंट है, ये यहाँ से सप्लाई आके ये एनओ स्विच में जा रहा है जो कि नॉर्मली ओपन रहता है। अगर ये हम स्विच प्रेस करते हैं, मोटर स्टार्ट करनी है हमें, ये स्विच प्रेस करते हैं तो ये सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू होके यहाँ पे आएगा। क्योंकि ये स्विच जो है, ये जो पुश बटन है, ये नॉर्मली क्लोज है। नॉर्मली क्लोज होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई रुकेगा नहीं, ये डायरेक्टली यहाँ से आके कॉइल के ए टर्मिनल पे आ जाएगा। कॉइल का ए टर्मिनल जो है, यहाँ पे सप्लाई मिल गया, मतलब कॉइल एनर्जाइज हो गया। कॉइल एनर्जाइज हो गया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो जाएगा। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो गया मतलब ये पॉइंट आपस में जुड़ गया, ये पॉइंट आपस में जुड़ गया, ये भी और ये भी। ये तीन पॉइंट का तो समझ में आया, पर ये पॉइंट क्यों है हम देखते हैं। आर पॉइंट जुड़ गया, वाई जुड़ गया, बी जुड़ गया, ये मोटर को मिल गया, मोटर चालू हो जाएगी। ओके, पर ये तो पुश बटन है, अगर ये बटन में प्रेस करके रिलीज कर देता हूँ तो ये तो ओपन हो जाएगा, ये यहाँ से कांटेक्ट हट जाएगा और जो कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज हो सकती है। पर ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने और भी कुछ सप्लाई दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से बी सप्लाई दिया था, बी फेस का सप्लाई दिया था यहाँ से होके यहाँ तक, ये ए पॉइंट तक। ओके, तो वैसे ही मैंने बी फेस का सप्लाई दिया है पर यहाँ से दिया हुआ है। जब ये कॉइल एनर्जाइज होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये पॉइंट जुड़ जाएगा, ये पॉइंट जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बी फेज आ जाएगा, यहाँ पे बी फेज आ जाएगा, तो ये जेड पॉइंट पे बी फेज है मतलब। और अगर कॉइल एनर्जाइज है, ये पॉइंट जुड़ गया, ये भी पॉइंट जुड़ गया, तो ये पी और जेड पॉइंट आपस में जुड़ गया, तो मतलब यहाँ से बी सप्लाई यहाँ से आके ये क्यू पॉइंट पे आ गया। पुश बटन मैंने छोड़ दिया है पर ये पॉइंट पे सप्लाई आया, ये पॉइंट पे सप्लाई आके फिर से ए पॉइंट में बी फेज का सप्लाई चला गया, जो कि पहले यहाँ से आ रहा था, अब पहले यहाँ से आ रहा था, अभी यहाँ से आ रहा है। मतलब कॉइल को बी फेज का सप्लाई कंटिन्यूस मिल रहा है, भले ही ये बटन आप छोड़ दो। तो अभी मोटर चालू हो गई। अभी हमें अगर मोटर बंद करनी है तो हम क्या करेंगे? बी फेज का सप्लाई यहाँ से होके क्यू पॉइंट पे आ रहा है और क्यू पॉइंट से डायरेक्टली ए पॉइंट में जा रहा है। बीच में खाली ये स्विच है, अगर ये स्विच ओपन कर दोगे तो कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर कॉइल डीमैग्नेटाइज होगा तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे आया हुआ था तो ये वापस चला जाएगा, ये वापस चला जाएगा तो ये सभी पॉइंट जो है ये आपस में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे बी फेज मिलेगा नहीं। और यहाँ से तो हमने पहले से ही काट के रखा है। ओके, तो यहाँ से भी मिलेगा नहीं, यहाँ से भी मिलेगा नहीं। ओके, सो जो कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और जो कॉन्टेक्टर है ओपन हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। ओके, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो सभी कंपोनेंट्स है, इसका क्या यूज है। ओके, ओवरलोड रिले, जैसे कि मैंने बताया कि ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। ओवरलोड अगर कंडीशन रहती है मोटर में, वो ज़्यादा करंट जा रहा है या तो कोई फेज ओपन हुआ है मोटर की वाइंडिंग का और वो वाइंडिंग में करंट जा रहा नहीं है और सिंगल फेजिंग हुआ है मोटर में, तो बाकी की वाइंडिंग जल सकती है जो बची हुई है, तो उस केस में ओवरलोड प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले देता है। बाद में जब फेज होता है, फेज फेलियर होता है, तो फेज फेलियर में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में करंट अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो कॉन्टैक्ट हीट हो जाएंगे ओवरलोड रिले के, और ओवरलोड रिले जो है वो ट्रिप हो जाएगा। ओके, कॉन्टैक्टर में जनरली कॉइल लगा होता है, वो कॉइल को अगर मैग्नेटाइज कर दे तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, डीमैग्नेटाइज कर देते हैं, मैग्नेटाइजेशन निकाल देते हैं, सप्लाई निकाल देते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। बेसिकली यही कॉन्टैक्टर का फंक्शन है। पुश बटन जो है, तो पुश बटन हम क्यों यूज़ करें? जैसे कि मैंने बताया कि एक एनओ स्विच लगा हुआ है, एक एनसी स्विच लगा हुआ है। एनओ का क्या यूज़ है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे सप्लाई दे के निकाल देना है। ओके, और एनसी स्विच का क्या है, पहले सप्लाई ये शॉर्ट है आपस में, मैंने शॉर्ट किया हुआ है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको ओपन करना है और फिर से जोड़ देना है। ये एनसी स्विच का काम होता है। ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीके इलेक्ट्रिकल्स में। आज का हमारा टॉपिक है कि जो स्विच बोर्ड में हम पिन टॉप लगाते हैं उसका जो प्लग रहता है उसमें कट या तो फिर उसे स्प्लिट बोलते हैं, तो ये क्यों किया रहता है। ये मेरे पास एक पिन टॉप है 16 एम्पियर का, तो इसका जो
फेज का जो टर्मिनल है, फेज का जो प्लग है इसमें कट किया हुआ है, ये न्यूट्रल का जो टर्मिनल है इसमें कट किया हुआ है, और ये अर्थिंग के प्लग में भी कट किया हुआ है। तो ये इसमें कट क्यों रहता है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। ये बेसिक सा सवाल है, जब हम इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में जाते हैं तो ये हमें पूछा जाता है कि ये कट क्यों रहता है और ये किस टाइप के पिन टॉप में रहता है, और ये बेसिकली लगाया क्यों जाता है, ये कट किया क्यों जाता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल कि ये हर हर टाइप के पिन टॉप में लगा होता है क्या, तो नहीं, ये हर टाइप के पिन टॉप में हर टाइप के पिन टॉप में नहीं लगा होता है। ओके, तो ये किस पिन टॉप में लगा होता है, किस पिन टॉप प्लग में लगा होता है। तो जो पिन टॉप का जो प्लग है जो ब्रास से बना होता है, ब्रास मतलब क्या है कि पीतल, जो ब्रास से बना होता है उसमें ये कट लगे होते हैं। पर ज़्यादातर देखा होगा आपने कि पिन टॉप जो रहते हैं उसमें जो प्लग है वो व्हाइट या सिल्वर कलर के रहते हैं। तो ये भी एक व्हाइट कलर का ही पिन टॉप है। तो इसमें क्यों कट लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर जो ब्रास, ये ब्रास मेटल ही है, मेटल बेसिकली ये मेटल एलॉय है, ये इसके ऊपर एक निकेल का कोटिंग किया रहता है। क्यों, क्योंकि जो ब्रास है उसमें जंग लगता है, सो इसकी रस्टिंग ना हो, उसमें जंग ना लगे, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसे निकेल कोटिंग की जाती है और वो सिल्वर कलर की तरह दिखता है। ओके, तो आखिरकार हम देखते हैं अभी कि ये कट लगाए क्यों जाते हैं। सो जब हम ये पिन टॉप जो है ये स्विच बोर्ड में डालते हैं, तो इसमें से अगर कोई लोड चल रहा है, इसमें कोई लोड चल रहा है तो करंट फ्लो होगा, और ये प्लग में जब करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हीट जनरेट होगी। ये हीट का फॉर्मूला है। जाहिर सी बात है कि जिसमें ये प्लग में से जब करंट जाएगा तो हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो जो ब्रास मेटल है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब ये हीट होता है तब उसका वॉल्यूम एक्सपांशन होता है। वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब क्या है कि वो फैलने लगता है। अगर हम एक सॉकेट में प्लग डाला हुआ है और उसका वॉल्यूम एक्सपांशन होगा, वो फैलने लगेगा, और जब हम वो पिन टॉप निकालने जाएंगे तो वो निकल नहीं पाएगा आसानी से, वो टूट जाएगा, वो सॉकेट को तोड़ देगा। तो ये रिड्यूस करने के लिए, ये इफेक्ट जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन का रिड्यूस करने के लिए उसका जो प्लग है उसमें हम कट लगाते हैं, ताकि जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो सके। जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का इफेक्ट है हम जीरो नहीं कर सकते, उसको खाली रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए जो प्लग रहते हैं उसमें कट लगे होते हैं। मुझे लगता है कि ये टॉपिक अभी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीके इलेक्ट्रिकल्स में। आज का हमारा टॉपिक है कि एसी सप्लाई क्या होता है। ओके, सो बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आता है तो वो एसी सप्लाई रहता है। ये एसी मतलब क्या है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ये अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग मतलब ये वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जैसे टाइम चेंज होगा तो हमारी वोल्टेज की या करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। ओके, सो अगर हम वोल्टेज की या करंट के वेवफॉर्म देखें तो ये प्योरली साइनसॉइडल रहती है, एसी जब वोल्टेज रहता है तब। ओके, तो ये हमने एक वोल्टेज की वेवफॉर्म ली हुई है टाइम को रेफरेंस मान के। ये वेवफॉर्म हम देखते हैं, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है वेवफॉर्म, ये पॉजिटिव साइड जा रही है। अगर ये टाइम एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा में देखता हूँ तो ये पॉजिटिव है, टाइम एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा जो है निगेटिव है। ओके, तो ये जीरो से स्टार्ट होकर मेरी वेवफॉर्म पॉजिटिव पीक को टच कर रही है, ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। और फिर यहाँ से फिर से जीरो जा रहा है, और जीरो से फिर से निगेटिव साइड में जा रहा है वेवफॉर्म, और निगेटिव पीक को टच कर रहा है। ये निगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, खाली इसका जो डायरेक्शन है वो अलग है, इसका साइन अलग है। ओके, ये फिर से मैक्सिमम से जीरो जा रहा है। ओके, सेम वेवफॉर्म कंटिन्यू होगी, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव पिक को टच करेगी, फिर जीरो आएगी, फिर जीरो से लेके निगेटिव पिक को टच करेगी, फिर जीरो आएगी। ओके, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आती है, एसी सप्लाई, और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई की, तो 50 हर्ट्ज रहता है। ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, तो 50 हर्ट्ज मतलब अगर एक सेकंड का टाइम है तो एक सेकंड में अगर ये ऐसी कंप्लीट साइकिल जो है, ये ऐसी टोटल 50 साइकिल आपस में जुड़ जाए तो उसको फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई की, उसे 50 हर्ट्ज बोलते हैं। ओके, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो एसी सप्लाई ये अल्टरनेटिंग है। ओके, ये टाइम के हिसाब से वेरी होता है। पर अभी एक क्वेश्चन आता है कि हमने बहुत सी बार देखा होगा कोई मोटर के स्पेसिफिकेशंस पे या तो फिर मल्टीमीटर पे, तो जो एसी सप्लाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहती है, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 440 वोल्ट। ओके, तो ये चीज़ें क्या रहती है, वैल्यू कांस्टेंट क्यों रहती है। जैसे कि मैंने बोला कि ये तो टाइम के हिसाब से वेरी हो रहा है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या रहती है, तो कांस्टेंट वैल्यू जो रहती है वो इक्विवेलेंट वैल्यू रहती है। इक्विवेलेंट वैल्यू मतलब क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है। ओके, आरएमएस वैल्यू मतलब क्या होता है कि
अगर ये कोई वेवफॉर्म है, वोल्टेज की वेवफॉर्म में ली है, तो यहाँ पे वेरियस पॉइंट्स पे मैं वोल्टेज की वैल्यू लूंगा और निगेटिव साइड में भी। ओके, और इसका जो स्क्वायर है, वो जो मैंने वेरियस इंटरवल पे वैल्यू लिया है वोल्टेज का, उसका मैं स्क्वायर करूंगा और सभी पॉइंट्स के मैं एडिशन करूंगा, और वो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स को मैं ये एडिशन को डिवाइड कर दूंगा, और ये जो वैल्यू आएगी तो वैल्यू का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, और ये जो वैल्यू आएगी मेरी, ये आएगी आरएमएस वैल्यू। ओके, अभी अगर मैं कोई सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ, तो सर्किट डिजाइन करने के लिए खाली आरएमएस वैल्यू से मेरा सर्किट डिजाइन नहीं होगा, क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू जो आएगी, ये इक्विवेलेंट वैल्यू, ये करीब करीब यहाँ पे आएगी वेवफॉर्म में। सो ये वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, ये वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, और ये जो मेरी वेवफॉर्म जा रही है ये थोड़ी ऊपर साइड जा रही है और ये पीक को टच कर रही है। मतलब ये जो आरएमएस वैल्यू है ये हमेशा पीक वैल्यू से कम है। तो सर्किट जो मेरा डिजाइन करना पड़ेगा मुझे, तो वो आरएमएस वैल्यू से नहीं डिजाइन करना पड़ेगा, वो मुझे पीक वैल्यू के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। इसलिए पीक वैल्यू भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि आरएमएस वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये पीक वैल्यू जो रहती है सर्किट में, एसी सप्लाई में, तो वो √2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू रहती है। ओके, और एक तीसरी टर्म आती है एवरेज वैल्यू। अगर कोई हम दो क्वांटिटी दी हुई है हमें, एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई वैल्यू दी हुई है, अगर इनका एवरेज निकालना है मुझे, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा टू से, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 2 है, तो इसका जो एवरेज आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगी एवरेज वैल्यू। ओके, सो ये वेवफॉर्म में मैं क्या करूंगा कि ये वेरियस इंटरवल पे मैं वोल्टेज की वैल्यू लूंगा। ओके, सेम निगेटिव अप साइकिल में भी लूंगा, और दोनों की मैं एडिशन करूंगा। ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये निगेटिव पॉइंट्स है, दोनों के एडिशन कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। वैसे ही सेम हर एक वेवफॉर्म में होते जाएगा, और हर एक वेवफॉर्म में दोनों वैल्यू कैंसिल होती जाएगी। तो ये एवरेज वैल्यू जो रहती है वोल्टेज की, ये हमेशा 0 ही रहेगी। ओके, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एसी सप्लाई के बारे में कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीके इलेक्ट्रिकल्स में। आज का हमारा टॉपिक है कि इंडक्टर क्या होता है। सो बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडक्टर मतलब एक कॉइल है जो कि वाउंड किया होता है इंसुलेटेड वायर से। ये पे मैंने एक इंडक्टर ड्रॉ किया हुआ है। ये एक इंसुलेटेड वायर है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लिए हुए हैं। ये इसका स्टार्टिंग टर्मिनल है, एक एंडिंग टर्मिनल है, इसे एक इंडक्टर बोलते हैं। ओके, ये मेरे पास एक इंडक्टर है। ये कंडक्टर पे एक इंसुलेशन का लेयर लगा होता है और ये नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लिए हुए हैं। ओके, सो ये स्टार्टिंग टर्मिनल है, ये एंडिंग टर्मिनल है। ओके, ये एक दूसरा इंडक्टर है, इसे टोरॉइडल इंडक्टर बोलते हैं। ओके, ये एक इंसुलेटेड वायर है, इसके ऊपर में वाउंड की हुई है। ओके, सो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है इंडक्टर की। तो इंडक्टर जो है ये सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है। और इंडक्टर जो है एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, डीसी और एसी में इसके एप्लीकेशन अलग अलग है। ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का काम करता है, जो कि बूस्ट कन्वर्टर में हम यूज करते हैं। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है। अगर इंडक्टर को हम रिले वगैरह में देखा होगा बहुत सी बार, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह भी वर्क करता है डीसी सप्लाई देने पर। अगर एसी में लगाते हैं तो ये फिल्ट्रेशन पर्पज के लिए काम करता है। ओके, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंडक्टर अगर यूज करते हैं हम, तो ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि ये वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज होता है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में भी यूज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोटर में बहुत सारी वाइंडिंग लगी होती है और हम उसे अगर सप्लाई देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन होता है। ओके, इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस जो है ये एक प्रॉपर्टी है इंडक्टर की जो सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी वेरी हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या फ्रीक्वेंसी 0 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो नोटेशन है वो एल है, और एल इज इक्वल टू वी डी आई बाई डी टी है। डी आई बाई डी टी मतलब चेंज इन करंट। ओके, इसमें और एक कंपोनेंट आता है जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। ओके, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है बेसिकली? तो ये एक रेजिस्टेंस है चेंज इन करंट को। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। अगर डीसी सर्किट में अगर इंडक्टर लगाते हैं तो ये जो कंपोनेंट है ये 0 होता है। ये खाली एसी सर्किट में ही आता है। इसका नोटेशन जो है ये एक्सएल है। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफसी। ये फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये कम होता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि आखिर में इंडक्टर जो है ये सडन चेंज इन करंट को अपोज क्यों करता है। तो ये बेसिकली अगर इंडक्टर को हम अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या? इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी। तो अल्टरनेटिंग करंट जब इंडक्टर में पास होता है
तो ये एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक ईएमएफ इंड्यूस करती है, जो कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो है ये इसके कॉज को अपोज करता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये ईएमएफ जो है ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ये इसके कॉज को अपोज करता है। ये कॉज मतलब क्या है? कॉज मतलब जो है ये चेंज इन करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसीलिए जो इंडक्टर है ये सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। अभी ये सडन चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है, तो इसका सर्किट पे या इसके वेवफॉर्म पे तो इफेक्ट पड़ने वाला है ना। तो अभी हम प्योर रेजिस्टिव लोड, मतलब इसमें इंडक्टेंस बिल्कुल नहीं है, तो ये वेवफॉर्म देख लेते हैं। तो प्योर रेजिस्टिव लोड में जो वोल्टेज के वेवफॉर्म है और करंट के वेवफॉर्म है ये आपस में क्रॉस करती है, ये आपस में ओवरलैप करती है जीरो क्रॉसिंग पे। ये जीरो क्रॉसिंग पे टच कर रहा है, ये पाई पे टच कर रहा है, और ये 2 पाई पे टच कर रहा है। यही अगर हम प्योर इंडक्टेंस का देखें, प्योर इंडक्टिव लोड का देखें जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, हालांकि ये आइडियल कंडीशन होती है, ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है, पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर प्योर इंडक्टिव लोड है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो ये जो वेवफॉर्म है ये करंट की जो वेवफॉर्म है ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है जो बड़ी वाली है, और ये छोटी वाली करंट की वेवफॉर्म है। तो ये करंट की वेवफॉर्म जो है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री को 90 डिग्री लैग करती है वोल्टेज को। ओके, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, और ये आइडियल कंडीशन होती है। ओके, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि कोई भी कंडक्टर अगर है तो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री तो नहीं होगा, पर कोई ना कोई एंगल तो रहेगा, जो कि एंगल जो है ये 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा। ना तो 0 होगा ना तो 90 डिग्री होगा, ये 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा। तो ये जो एंगल है, एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं, जो कि लैग एंगल होता है। ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये यहाँ पे करंट डिनोट किया है मैंने। ये करंट है, ये करंट के वेवफॉर्म है, ये वोल्टेज के वेवफॉर्म है, और दोनों के बीच में जो लैग एंगल है उससे फाई बोलते हैं। और अगर उससे कॉस फाई कर दे तो पावर फैक्टर माना जाता है। ओके, जैसे कि कॉस की रेंज जो है ये -1 से लेकर +1 तक है, तो ये पावर फैक्टर की रेंज भी है जो -1 से +1 तक है। ओके, आज का जो टॉपिक है कि इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर जो सडन चेंज इन करंट को अपोज क्यों करता है, बाद में पावर फैक्टर कैसे इंट्रोड्यूस होता है एसी में, ये आपको टॉपिक कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीके इलेक्ट्रिकल्स में। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर के टाइप्स कौन कौन से हैं, और इन्वर्टर का एप्लीकेशन क्या है। सो बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैंने 2 वेवफॉर्म ड्रा की हुई है, ये एक डीसी सप्लाई की वेवफॉर्म है, एसी सप्लाई की वेवफॉर्म है। ये डीसी सप्लाई जो है ये कांस्टेंट रहता है, मतलब यहाँ पे मेजर करो, भले टाइम जाने के बाद में यहाँ पे मेजर करो, तो ये वेवफॉर्म जो है हर समय पे कांस्टेंट रहेगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 रहती है। कि ये एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, जो इंडिया में हमारे घर में आती है। सो ये पॉजिटिव अप साइकिल है, ये निगेटिव अप साइकिल है, मतलब ये जो वेवफॉर्म है ये अल्टरनेटिंग है, और ये हमेशा चेंज होती रहती है। कभी ये 0 रहेगी, कभी ये मैक्सिमम रहेगी, कभी ये फिर से 0 रहेगी, कभी निगेटिव में मैक्सिमम रहेगी। तो ये वेवफॉर्म जो है ये अल्टरनेटिंग है, और इसका जो पॉजिटिव या निगेटिव अप साइकिल वाला अगर पीरियड देखें तो ये 20 मिली सेकंड रहता है। क्योंकि ये जो साइकिल है ये कंप्लीट साइकिल है, ये ऐसी 50 साइकिल आती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में। तो ये अगर उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट किया जाए तो ये जो हाफ साइकिल का जो टाइम रहता है ये 20 मिली सेकंड रहता है। ओके, सो अभी देखते हैं हम कि इन्वर्टर जो है ये डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे एक इन्वर्टर की ब्लॉक डायग्राम, इन्वर्टर की सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है। सो ये यहाँ पे डीसी सप्लाई देती है जो कि बैटरी से मिलता है, और ये ऐसे स्विच लगे होते हैं यहाँ पे। ये स्विच मतलब एक आईजीबीटी स्विच, आईजीबीटी स्विचेस रहते हैं। आईजीबीटी स्विच एक ऐसा स्विच है कि जिसे अगर पल्स दिया जाए, उसे अगर सप्लाई दिया जाए तो वो स्विच की तरह वर्क करता है, वो ऑन होता है। अगर सप्लाई दिया जाए, अगर उसका सप्लाई निकाल दिए तो वो ओपन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 4 स्विच लगे होते हैं, और ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मैं एसी सप्लाई ले सकता हूँ। ओके, तो इसमें 2 कंडीशंस रहती है, जैसे कि मैंने बोला कि एसी सप्लाई में एक पॉजिटिव अप साइकिल रहती है और एक निगेटिव अप साइकिल रहती है। तो ये पॉजिटिव अप साइकिल बनाने के लिए मेरी फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो स्विच है S1 और S4 ये ऑन रहेंगे, और जो 2 बचे स्विच S2 और S3 ये ऑफ रहेंगे इस कंडीशन में। तो मेरी पॉजिटिव अप साइकिल बन पाएगी। और निगेटिव अप साइकिल में जो है S2 और S3 ये स्विच ऑन रहेंगे, और ये जो बाकी 2 स्विच है ये ऑफ रहेंगे। ओके, सो मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए आपको सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये कैसा रहेगा। सो अगर S1 और S4 ऑन है तो ये जो वेवफॉर्म है पॉजिटिव से करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ आ जाएगा, ये स्विच क्लोज है तो ये यहाँ पे जाके यहाँ से होके
यहाँ पे आएगा और ये स्विच ऑन है, ओके, ये क्लोज है, सो ये यहाँ से निगेटिव में जाएगा। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन अपनी ट्रेस कर लिया हमने। सो अगर ये यहाँ पे देखे तो ये फर्स्ट कंडीशन में तो ये पॉजिटिव से होके ये स्विच क्लोज है, ये यहाँ से आके ये वापस जा रहा है, मतलब सर्किट क्लोज हो रहा है। सो ये इसकी वेवफॉर्म जो है, ये डीसी की वेवफॉर्म ऐसी स्ट्रेट थी, तो ये वेवफॉर्म जो है ये यहाँ पे आएगी और यहाँ पे कट हो जाएगी, क्योंकि जो 20 मिली सेकेंड का टाइम है हाफ साइकिल का, उसके बाद में मैं ये जो दो स्विच है ये ऑफ कर दूंगा, तो ये सप्लाई ये जो वेवफॉर्म है ये यहाँ पे कट हो जाएगी पाइप पे। सभी दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि S2 और S3 ये जो दो स्विच है ये ऑन रहेंगे। सो अभी सर्किट कैसे ट्रेस होगा, ये पॉजिटिव यहाँ से आएगा, ये क्लोज है, ये ओपन है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, तो यहाँ से आके ये क्लोज है तो यहाँ जाएगा, यहाँ से होके यहाँ आएगा, ये स्विच ऑन है तो यहाँ से होके निगेटिव में जाएगा। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया कंडीशन 2 में। सो कंडीशन 2 में जो है ये सर्किट ऑपरेट होगा। सो पॉजिटिव से होके S3 में जाएगा, S3 से होके ये AC से होके निगेटिव में जाएगा। सो अभी अब अगर आपने ये वेवफॉर्म देखी तो वेवफॉर्म जो है ये निगेटिव अप साइकिल में ये वेवफॉर्म ऐसे आएगी। ये निगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि अगर पहला सर्किट आप देखोगे तो इस पॉइंट पे निगेटिव था, इस पॉइंट पे निगेटिव था और इस पॉइंट पे जो है ये पॉजिटिव है। अगर दूसरी कंडीशन आप देखोगे तो दूसरी कंडीशन में जहाँ पे निगेटिव था जहाँ पे पॉजिटिव आ गया, जहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो ये जो वेवफॉर्म है ये वेवफॉर्म जो है वो रिवर्स में आएगी, ये निगेटिव में आएगी। तो अगर इसकी इक्विवेलेंट अगर आप वेवफॉर्म देखोगे तो इक्विवेलेंट वेवफॉर्म ये ऐसी आएगी, मतलब पॉजिटिव अप साइकिल और पाई के बाद में निगेटिव अप साइकिल, ये इक्विवेलेंट वेवफॉर्म है। ओके, बट ये जो वेवफॉर्म है ये स्क्वायर वेव है, हमें तो चाहिए कि साइन वेव, मतलब एसी सप्लाई में जो हमें घर में जो यूज करना है वो तो प्योर साइन वेव चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी, अभी ये जो दो स्विच है S1 एंड S4, ये जो दो स्विच है ये मैंने ऑन किए, पर ये कंटिन्यूस हाफ साइकिल के लिए ऑन है। मतलब अगर एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मेरी 50 हर्ट्ज है तो ये जो स्विच है ये स्विच की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कितने समय के लिए ऑन हो रहा है और कितने समय के लिए ऑफ हो रहा है 1 सेकंड में, तो अगर वो काउंट किया जाए तो इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 हर्ट्ज है। सो अगर वो जो स्विचिंग डिवाइसेस है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं 50 हर्ट्ज से 5000 कर दूं, तो ये जो स्विचिंग डिवाइसेस है ये एक हाफ साइकिल में 50 बार बंद होगी और 50 बार चालू होंगे, तो मेरी जो वेवफॉर्म है ये साइनसॉइडल के क्लोज जाएगी। ओके, सो वो कैसे करना है, सो ये जो पॉजिटिव अप साइकिल है, पॉजिटिव अप साइकिल में मेरे जो स्विचिंग डिवाइसेस है S1 और S4 ये मैं कई बार चालू करूंगा कई बार बंद करूंगा। सो मेरी जो वेवफॉर्म है ये मुझे ऐसे मिल सकती है, पर इसमें भी ये जो वेवफॉर्म है ये मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा चाहिए, फिर यहाँ पे कम चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा, ये जो पल्स है ये पल्स मैं यहाँ पे कम ड्यूरेशन के लिए दूंगा, फिर उससे ज़्यादा ड्यूरेशन, फिर ज़्यादा ड्यूरेशन, फिर ज़्यादा ड्यूरेशन और फिर कम ड्यूरेशन के लिए, मतलब अब घटा के ड्यूरेशन घटाना पड़ेगा मुझे, फिर यहाँ पे कम ड्यूरेशन, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद में मुझे ड्यूरेशन घटाना पड़ेगा। सो ये मुझे ये ऐसी वेवफॉर्म आएगी, पर ये भी प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है, इसमें डिस्टॉर्शन बहुत है। सो ये जो डिस्टॉर्शन है ये मुझे निकालना है तो मुझे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। सो ये जो डिस्टॉर्शन है ये निकालने के लिए मुझे हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर और पाई टाइप फिल्टर, ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स रहते हैं जो कि डिस्टॉर्शन निकालते हैं। डिस्टॉर्शन निकालना मतलब क्या है एग्जैक्टली, सो ये जो वेवफॉर्म है हमें जो चाहिए वो 50 हर्ट्ज की वेवफॉर्म है और वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म हमें चाहिए 50 हर्ट्ज की। ओके, पर जब डीसी टू एसी कन्वर्जन होता है तब ना कि 50 हर्ट्ज की वेवफॉर्म बनती है, उसके साथ में कोई 25 हर्ट्ज की, कोई 100 हर्ट्ज की, कोई 150 हर्ट्ज की, कोई 1000 हर्ट्ज की, कोई 5000 हर्ट्ज की वेवफॉर्म भी जनरेट होती है। सो ये जो वेवफॉर्म्स रहती है जो कि फंडामेंटल 50 हर्ट्ज को छोड़ के जो वेवफॉर्म रहती है उसे हार्मोनिक्स बोलते हैं, और ये हार्मोनिक्स रिड्यूस करने के लिए हमें फिल्टर वगैरह यूज करने पड़ते हैं। और ये जो फिल्टर वगैरह यूज करने के बाद में भी जो डिस्टॉर्शन रह जाता है उसे हम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ही बोलते हैं। और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एक समेशन की जाती है उसकी, और वो समेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब हम इन्वर्टर चूज करते हैं तो। ओके, सो ये जो वेवफॉर्म है ये फिल्ट्रेशन के बाद में हमें मिली है, सो ये भी थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड है।
तो इसमें हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शन है उसका परसेंटेज अवेलेबल है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है उसका जो समेशन हम करेंगे तो उसे टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं, टीएचडी। ये आपने सुना होगा। अभी हम देखते हैं कि टीएचडी क्या होता है। सो टीएचडी जो है ये एक समेशन रहता है। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V1 है, जो हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ये V1 है, और इसकी V1 की आरएमएस वैल्यू है। और ये जो बाकी की फ्रीक्वेंसी है जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आती है, ये V2 V3 और अप टू Vn, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी रहेंगे हार्मोनिक्स की उसकी स्क्वायर की समेशन की जाती है। उसका स्क्वायर रेट निकाल के उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर किया जाता है। ओके, यहाँ पे V1 जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और उसकी आरएमएस वैल्यू है, और V2 और V3 और Vn मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी है हार्मोनिक्स वाली जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अलग है, जो हमें नहीं चाहिए, वो अनवांटेड है, सो ये फ्रीक्वेंसी की एडिशन की जाती है। तो ये जो बाकी जो सारी फ्रीक्वेंसी है वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है और उसकी आरएमएस वैल्यू ली जाती है। ओके, अभी टीएचडी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सो ये जो समेशन आ जाएगी, ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी टीएचडी परसेंटेज निकलती है। और इंडिया में अगर हम इन्वर्टर परचेस करने जाए तो इसकी टीएचडी वैल्यू जो है, जो अलाउेबल है, वो करीब करीब लेस देन 5% इंडिया में अलाउ करते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इन्वर्टर क्यों यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे लोड शेडिंग होता है। तो ये लोड शेडिंग क्यों होता है? अगर कोई जगह पे लोड अनबैलेंस है, डिमांड ज़्यादा है लोड की पर सप्लाई ज़्यादा नहीं है, तो जो रेसिडेंशियल एरिया है उस रेसिडेंशियल एरिया की ग्रिड कट करती है, सप्लाई कट करती है ताकि इंडस्ट्री चल पाए। ओके, या तो फिर किसी टाइम पे शटडाउन के लिए, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन किया जाता है, तो उस समय पे ग्रिड चली जाती है। तो उस समय पे अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अगर क्रिटिकल लोड है हमारा जो कि हमें चलाना है, तो हम इन्वर्टर यूज करते हैं। ओके, और दूसरी चीज की अगर हमें रिवेन्यू जनरेट करना है, जो कि हम सोलर बैठा है हमने, या तो फिर हमने विंड टर्बाइन लगाया है घर पे हमारे, या तो फिर कमर्शियल बिल्डिंग पे, और उसकी जो पावर है वो हमें ग्रिड को बेचनी है, तो उस पर्पज के लिए भी हम इन्वर्टर लगाते हैं, जो कि सोलर से या विंड से एनर्जी जनरेट करेगा इन्वर्टर, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बेचेगा ताकि रिवेन्यू मिल पाए। ओके, अभी हम देखते हैं कि इन्वर्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं। इन्वर्टर के टोटल 4 टाइप होते हैं। पहला ऑफ ग्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड बाई डायरेक्शनल, और चौथा ग्रिड टाई इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर का जो इनपुट है और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स है, इनपुट और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से ये जो सारे टाइप है उसमें से इन्वर्टर चूज किया जाता है। ओके, सो हम पहले देखते हैं कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या होता है। सो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में भी करीब करीब 2 टाइप होते हैं, एक ट्रांसफार्मर बेस्ड होता है और एक ट्रांसफार्मर लेस होता है, जिसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता है। ये जो टाइप है इसमें ट्रांसफार्मर है। ओके, तो बेसिकली इसका जो ब्लॉक डायग्राम है मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, 48 वोल्ट की, कौन सी भी रह सकती है, और ये इन्वर्टर को फीड कर रही है। और ये इन्वर्टर जो है ये क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर बेस्ड डिवाइस है, ये ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर है। तो ये क्या करता है, 12 वोल्ट डीसी जो है, या तो फिर 24 वोल्ट डीसी है, ये 24 वोल्ट 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है, या तो फिर 24 वोल्ट की बैटरी है तो 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। और ये 24 वोल्ट जब आ जाएगा तो 24 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर को दे देता है। ट्रांसफार्मर एसी में कन्वर्ट करता है, पर उसका वोल्टेज हम बढ़ा सकते हैं, और वोल्टेज अगर घटाना है तो वो भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के हिसाब से। सो ये 12 वोल्ट जो है ये ट्रांसफार्मर को देता है, और ये ट्रांसफार्मर जो है ये उसे 230 में बदलता है। ओके, और हम जो इन्वर्टर से जो सप्लाई लेते हैं वो 230 का मिलता है। ये हो गया ट्रांसफार्मर बेस्ड डिवाइस। इसमें क्या होगा कि जब ग्रिड रहेगी तो ग्रिड जो है ये बैटरी को चार्ज करेगी, इसमें एक रेक्टिफायर भी लगा होता है। सो ग्रिड से बैटरी चार्ज होगी जब ग्रिड कट जाएगी तो ये जो बैटरी में पावर मैंने स्टोर की हुई है, ये बैटरी में से पावर जो आएगी वो लोड को सप्लाई होगी। मतलब लोड अपना बंद नहीं रहेगा जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर लेस डिवाइस कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। सो इसमें क्या होता है कि ये बैटरी तो मेरी वही सेम रहेगी, भले 12 वोल्ट की रहे, भले 24 वोल्ट की रहे, या तो 48 वोल्ट की रहे, पर इसमें बैटरी के बाद में एक डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर लगता है। वो क्या करता है कि 12 वोल्ट की अगर बैटरी है, 24 वोल्ट की अगर बैटरी है, तो उसका वोल्टेज जो है ये 240 या 250 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो 240 वोल्ट डीसी का सप्लाई है, डीसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्ट को मेरा इन्वर्टर जो है ये 240 या 230 जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 230 एसी में कन्वर्ट करता है। ओके, और ये 230 जो है ये लोड को जाता है।
ओके, तो इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, इसमें डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर ने ट्रांसफार्मर का काम कर दिया है। ओके, सो ये भी, इसका भी फंक्शन वही है, जब ग्रिड रहेगी तब बैटरी चार्ज होगी और ग्रिड के थ्रू लोड सप्लाई होगा, और जब ग्रिड चली जाएगी तो बैटरी जो है ये लोड को फीड करेगी। ओके, अब हम देखते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या होता है कि बाकी सब फंक्शन सेम रहते हैं, खाली सोलर ऐड हो जाता है। तो सोलर क्या करेगा, जब तक सोलर पावर अवेलेबल है, मतलब दिन के समय में सुबह करीब करीब 6-7 बजे सोलर की पावर आ जाती है और शाम को 6 बजे के करीब वो सोलर की पावर चली जाती है, मतलब सूरज ढल जाता है। ओके, तो दिन के समय में सोलर जो है ये बैटरी को भी फीड कर सकता है और लोड को भी फीड कर सकता है। ओके, अगर सोलर अच्छा खासा है तो इन्वर्टर जो है ये चार्जिंग के लिए ग्रिड से पावर नहीं लेगा, बैटरी चार्जिंग के लिए या लोड सप्लाई के लिए। तो अगर लोड कम है तो सोलर की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर बैटरी चार्जिंग के लिए यूज होगी। अगर लोड ज्यादा है तो पहले लोड सप्लाई होगा मैक्सिमम पावर से, और उसके बाद में बैटरी में पावर फीड होगी। ओके, अगर सोलर की पावर कम है और बैटरी डिस्चार्ज है और लोड के रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो ग्रिड से सप्लाई होगा लोड, और बैटरी चार्जिंग भी ग्रिड से होगी। ओके, अभी हम देखते हैं कि हाइब्रिड बायडायरेक्शनल इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। हाइब्रिड बायडायरेक्शनल इन्वर्टर में सोलर भी रहता है, बैटरी भी रहती है, लोड लगा होता है, और इसमें बाय डायरेक्शनल है, मतलब ये इसमें एक नेट मीटर भी लगा होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब है कि अभी तक हम ग्रिड से एनर्जी खाली ले रहे थे। अभी अगर सोलर की एनर्जी ज्यादा है जो कि लोड को नहीं लग रही है, ये बैटरी को नहीं लग रही है, तो जो बची एनर्जी है वो वेस्ट होने से अच्छा है कि हम उसे ग्रिड को बेच दे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसे बेच दे, ताकि हमें रिवेन्यू मिल पाए। या तो फिर अगर बिल ज्यादा आता है पावर इंपोर्ट करने से, सो अगर सोलर की पावर हम ग्रिड को बेचते हैं तो उतना यूनिट का हमें माइनस हो जाए, उसमें उतने यूनिट जो हमारा बिल आ रहा है इंपोर्ट का, हम जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो बिल आ रहा है उसमें माइनस हो जाए। अगर 10 यूनिट का हमें बिल आ रहा है और हम 5 यूनिट भेज रहे ग्रिड को, तो हमें बिल जो है वो 5 यूनिट का ही आएगा। ओके, सो ये हाइब्रिड बायडायरेक्शनल इन्वर्टर कैसे वर्क करेगा। अगर सोलर की पावर है अवेलेबल है, अच्छा खासा सोलर है और बैटरी भी फुल चार्ज है और लोड भी कम है, तो ये जो सोलर की पावर है ये ग्रिड को फीड करेगा, ये बेच देगा ग्रिड को। अगर सोलर की पावर ज्यादा है और बैटरी भी डिस्चार्ज है और लोड भी बहुत अच्छा खासा है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, या तो फिर लिमिटेड जितना पावर बच रहा है उतना ही एक्सपोर्ट करेगा। और अगर सोलर नहीं है और बैटरी डिस्चार्ज है और लोड भी बहुत ज्यादा है, तो वो ग्रिड से भी पावर ले सकता है। ओके, अभी अभी हम देखते हैं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जो कि लास्ट वाला जो टॉपिक था, लास्ट वाला जो टाइप था, वो कैसे वर्क करता है। ओके, ऑन ग्रिड इन्वर्टर खाली रेवेन्यू पर्पस के लिए बना होता है, ये लोड को सप्लाई नहीं करता है, मतलब बैकअप लोड की मैं बात कर रहा हूँ। ये सोलर लगा होता है, ये सोलर डायरेक्टली ऑन ग्रिड इन्वर्टर को जाता है, और ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या करता है, ये बेसिकली सोलर ऑपरेटेड इन्वर्टर है। अगर सोलर रहेगा तभी ये ऑन रहेगा। ओके, अगर सोलर कट जाए तो ये इन्वर्टर बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रिड जो है ये 24/7 अवेलेबल रहती है। ओके, तो अगर ग्रिड 24/7 है तो ये इन्वर्टर हमेशा चालू रहेगा, हमेशा इसका जो वर्किंग है, इसका जो सेंसिंग है, जो डीसी को सेंस करता रहेगा अगर एसी पे ऑपरेटेड रखा हमने तो इसका जो नो लोड का जो लॉस है वो लॉस बचाने के लिए हम इसे सोलर पे ऑपरेट करते हैं, ताकि ये जो दिन का समय है उतने ही समय के लिए ऑन रहे, बाकी समय के लिए ऑफ रहे, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, सोलर नहीं है तो। ओके, तो इसे सोलर मिल गई इन्वर्टर को, सोलर मिलने के बाद में ये वेट करेगा ग्रिड सप्लाई की, तो ग्रिड सप्लाई की वेट करेगा, और ग्रिड सप्लाई देने पर ये ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, ग्रिड का वोल्टेज और जो फेज एंगल है, जो फेज हम इसे दे रहे हैं, वो फेज एंगल सेंस करेगा और सिंक्रोनाइज करके इन्वर्टर वही फेज फीड करेगा विद सेम फ्रीक्वेंसी, विद सेम वोल्टेज एंड विद सेम फेज एंगल। ओके, सो ये जो सप्लाई ये फीड करेगा, ये जो पावर ये फीड करेगा, तो ये पावर को प्रायोरिटी जो रहेगी ये लोड पहले रहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ अगर आप देखोगे तो ये जो प्रायोरिटी जो रहेगी ये पहले लोड को रहेगी। ओके, ये लोड जो है ये ग्रिड पे भी चल सकता है और ये इन्वर्टर पर भी, मतलब ये एक इन्वर्टर जो ग्रिड को टाई हो गया, मतलब ये कॉमन ग्रिड ही हो गई। ओके, तो ये लोड जो है ये ग्रिड पे है, ना कि इन्वर्टर पे। ओके, सो ये नेट मीटर लगा है, जैसे कि मैंने हाइब्रिड बायडायरेक्शनल में इन्वर्टर में बताया कि ये ग्रिड से इंपोर्ट भी कर सकता है। बेसिकली ये इन्वर्टर इंपोर्ट नहीं कर रहा है, ये लोड इंपोर्ट कर रहा है ग्रिड से। ओके, और ये बचा कुचा पावर जो है इन्वर्टर ये बाहर बेच भी सकता है। ओके, तो ये इन्वर्टर जो है ये खाली रेवेन्यू पर्पस के लिए बनाया जाता है, और कमर्शियल अगर है प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई स्कूल में लगता है, कोई फैक्ट्री में लगता है, तो ये खाली कमर्शियल पर्पस के लिए लगाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।
दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं और इन्वर्टर का एप्लीकेशन क्या है। तो इन सारे टॉपिक में से कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।